देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। देहात के ब्लॉक अध्यक्षों का बहुत बहुत अभिनंदन मीडिया की तरफ से। अब आप बताइए प्रेस जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका औचित्य है? उसका औचित्य नहीं, उसकी आवश्यकता बता देता हूँ और उसका जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को मैं आपको समझाता हूँ कि जन सत्याग्रह के नाम से कांग्रेस पार्टी का अभियान चल रहा है जिले भर में, मतलब प्रदेश भर में, जिसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को तो प्रदेश स्तर पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और प्रदेश स्तर के नेताओं को जिला स्तर पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राहुल गांधी जी की जो 2 साल की सजा के बाद में उनको संसद की सदस्यता से अपात्र घोषित किया गया और आगे के लिए सदस्यता हेतु निर्योग्य घोषित किया, उसको लेकर के पत्रकार साथियों के सवालों के जवाब देने और संवाद करना है उनके साथ। उसी क्रम में ये भादरा देहात व शहर ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप सबके सहयोग से यहाँ आयोजित की जा रही है। तो क्या आपको लगता नहीं रविंद्र जी की उनकी जो सदस्यता 2 साल की जो सजा हुई है उसके बाद में रद्द हुई है? सत्याग्रह का कहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप व्यवस्था को समझिए, पहले संविधान को समझिए और उसके बाद में भारत की जो विधि है जिसके तहत सजा दी जाती है, इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत जो सजा दी जाती है उसके अंदर प्रावधान ये रखा गया है कि 3 साल की सजा जिन मामलों में होती है उसकी एक दरख्वास्त लगा के अपील की अवधि तक 1 महीने के लिए तत्काल सस्पेंड कर दी जाती है। तो जो कि राहुल गांधी की भी हो गई। राहुल गांधी फिलहाल जेल में नहीं है, उनकी सजा सस्पेंड हो गई थी और उसके पास अपील का सजा सस्पेंड कैसे हो गई? सजा उसको सिर्फ उसको जमानत पे हाँ तो अपील करेंगे ना। अपील जैसे कि आज आपने किसी को जेल में डाल दिया, यानी 3 साल से अगर की ऊपर की सजा कोर्ट सुनाती है तो उसको हाथों हाथ क्या है कि चलानी गार्ड को बुला करके हवालात में डाल दिया जाता है। 3 साल तक की सजा के लिए क्या किया जाता है कि अभियुक्त के वकील से एक सस्पेंशन की प्रार्थना पत्र ली जाती है और उस प्रार्थना पत्र के अगेंस्ट उसी दिन उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है और उसके बाद में 1 महीने तक उसके ऊपर गिरफ्तारी की कोई थ्रेट नहीं होती और उस कालावधि में वो अपनी उसकी अपील कर सकता है। उस अपील के चलने तक उसको अंतिम रूप से दंडित नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपने पास अपना कानून प्रावधान करता है कि आप 70 न्यायाधीश की सजा की अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं और अगर हाई कोर्ट सजा बरकरार रखता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में बरकरार उसको अपील कर सकते हैं। अगर वहाँ बरकरार रखती है तो वो अंतिम रूप से दंडित माना जाता है। जैसे हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू सजा काट करके आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में 12 महीने का कारावास काट करके आए हैं और यही प्रक्रिया राहुल गांधी के संदर्भ में भी कानून सबके लिए समान है। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि लोकसभा स्पीकर ने सत्तारूढ़ दल के इशारे पर उनकी दुष्प्रेरणा से बहुत ही तेजी दिखाते हुए संसद के जो कार्य संचालन के नियम हैं और संसदीय कार्य मंत्री जो हैं उनसे उनकी पूरी व्याख्या लिए बिना उनकी सदस्यता रद्द कर दी और आगे के लिए भी अपात्र घोषित कर दिया, जिसका उन्हें राइट ही नहीं था। आगे के लिए आप देखते हैं कि आज हमारे संसद में ऐसे 160 सदस्य हैं जिनके ऊपर किसी न किसी प्रकार के क्राइम्स के आरोप हैं, जिनको हम दागी सांसद कहते हैं आम भाषा के अंदर। उनके सजाओं की अपीलें पैरेलल चल रही हैं और वो अपनी सदस्यता का उपभोग कर रहे हैं और कानून भी ऐसा प्रावधान करता है कि आप जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे मतलब प्रत्याशी आते हैं अलग अलग पार्टियों से, मैं नहीं कहता केवल बीजेपी से आते हैं, अलग अलग दलों से प्रत्याशी आते हैं जो जेल में रहते हुए भी मतलब चुनाव लड़ते हैं। तो जब इनको तो जेल ही नहीं हो चुकी तब इनकी सदस्यता। रविंद्र जी, हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा में जो नियम बने हुए हैं, हाँ जी, कि 2 साल की सजा के बाद में तुरंत उसी दिन वो सदस्यता से निरस्त किया जा सकता है, ऐसा लोकसभा में हम चैनलों के माध्यम से देखा है। तो आप तो एडवोकेट भी हैं, क्या सज़ा तो उनको छोटी अदालत करे चाहे बड़ी अदालत करे, सज़ा तो उनको हो गई। अब वो आज 5 दिन से भी अधिक होने जा रहे हैं, 4-5 दिन हो गए, अपील तो उन्होंने आज तक नहीं की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं के लिए 1 माह की अवधि होती है श्रीमान। नहीं, वो अपील की होती है, अपील वो करे या नहीं करे वो तो उन राहुल जी की मर्जी है, उनके वकीलों की मर्जी है। लेकिन कहने का मतलब है संसद ने जो उसको निष्कासित किया है संसद से, हाँ जी, सांसद से निष्कासित किया, उसमें क्या ये नियम नहीं है कि जैसे ही उसको सज़ा हो जाती है 2 साल, आपने अभी क्या आरोप लगाया उनके मुकदमे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं जेल में, वो 2 साल की जिसको सांसद को सज़ा हो जाती है स्वतः ही उसकी सदस्यता निरस्त, ऐसा नियम है? ऐसा नियम नहीं है। चलो यही तो बात कर रहे हैं। चलो आपकी बात मानेंगे। ये नियमों की व्याख्या भाजपाई व्याख्या है
जिसको आप कहीं ना कहीं सच मान बैठे हैं। होता ये है कि मैं आपको विधि और संसदीय कार्य निष्पादन नियमों की दोनों की व्याख्या करके बता देता हूँ कि कोर्ट के अंदर जब किसी को सजा कर दी जाती है या दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उसके अंदर अगर कोई आर्टिकल भी है, यानी जिस पिस्तौल से मतलब कि हत्या करने का आरोप है, वो भी उस व्यक्ति को तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि अपील की अवधि गुजर नहीं जाती। संसदीय नियमों में यह अवश्य लिखा हुआ है कि 2 वर्ष की अवधि की सजा जिस व्यक्ति को हो जाए उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, परंतु अपीलों की अवधि गुजरने के बाद में और अपीलेट कोर्ट में सजा बरकरार रखने के बाद में। मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, मेरी जिज्ञासा है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने विदेश बनाम भारतीय संघ के एक मामले में जो ये फैसला सुनाया कि कोई भी सांसद या विधायक या राज्यसभा सदस्य जो है वो 2 साल की सजा होते ही तुरंत उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी। क्या उसके प्रावधान फिर अलग थे? देखिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, आपने कई बार मतलब क्या है कि एक जागरूकता वीडियो बनाते हैं बहुत सारे वॉलंटियर से कि पुलिस आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती, पुलिस आपके साथ वैसा नहीं कर सकती। वो बिल्कुल सही कहते हैं अपनी हद तक, लेकिन वो उन चीज़ों को बताते हैं सीआरपीसी और आईपीसी के हवाले में। हर एक्ट के निष्पादन के लिए आगे रूल्स बने होते हैं, उन रूल्स को देखा जाता है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हर चीज़ के कोई विधि ऐसी नहीं है जो निरपेक्ष हो, हर विधि के परंतु क्या मेरे साथ यहाँ 2 से 3 अधिवक्ता बैठे हुए हैं आज आपके बीच में। आप चाहें तो किसी मतलब क्या बतौर पत्रकार किसी विशेषज्ञ मतलब वकील से भी पूछ सकते हैं क्या इसमें ये स्पष्ट प्रावधान है। ये बिल्कुल सही है, 2 साल की सजा होगी, लेकिन अंतिम नहीं है वो सजा जब तक कि अपीलेट कोर्टों की मतलब क्या निर्णय नहीं आ जाते। बिल्कुल ये बात सही है कि उनको सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है किस दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाए कि ये सजा बरकरार रखी जाती है। इससे एक सवाल और निकल कर आ रहा है और वो आपसे शायद अंतिम सवाल है और जिज्ञासा भी होगी क्षेत्र के लोगों की, देश के लोगों की। जब 32 लोगों की सदस्यता गई है इसी क्रम में, भाजपा के भी उसमें 3 है, अदर बहुत से ज़्यादा है, 25 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनकी सदस्यता 2014 से चली गई इसी फैसले के तहत, तो क्या वो गलत थे या फिर राहुल गांधी को विशेष माना जा रहा है? संसद से, न्यायपालिका से, देश से, सभी एजेंसियों से क्या अलग व्यवस्था लंबित रहते नहीं हुई जनाब। आप उनकी केस स्टडी जब करेंगे 1 बाई 1 तो आप पाएंगे कि उनकी जो सजाएं थी वो 3 वर्ष से अधिक अवधि की सजाएं थी, जिसकी अपील नहीं की, अपील उन्होंने की। अपील लंबित रहने के दौरान किसी की सदस्यता निलंबित नहीं हुई है। वो लंबे समय से सांसद थे, ऐसे संसद हैं जो 5-5 टर्म्स के लिए जीत करके आते हैं, 4-4 टर्म्स के लिए जीत के आते हैं। उन्होंने अपनी अपील अवधि के दौरान संसद सदस्यता का उपभोग किया, अपना मतलब क्या है व्यवस्था को सुचारू रखा। लेकिन जब कोर्ट, भाई आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी से नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद में कि इनको 12 महीने की सजा गलत हुई है। यानी कुछ धाराओं में ये लिखा होता है अप टू 10 ईयर्स, फिक्स नहीं लिखा होता कि इतने वर्ष की अवधि की सजा है ही है। जैसे कुछ धाराओं में तो ये स्पेसिफिक लिखा होता है कि इतने वर्ष की सजा होगी। जैसे आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा को सुनते हैं, उसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं है उम्र कैद की। उम्र कैद कुछ लोगों की 20 वर्ष में पूरी होती है, कुछ लोगों की 14 वर्ष में पूरी होती है। ये विधिक बातें हैं, हम इन विधिक पेचीदगियों में नहीं जाना चाहते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व में जिन सांसदों की सदस्यता रद्द की गई उनकी लास्ट जो अपीलेट अथॉरिटी थी उसका फैसला आने के बाद की गई, न कि पहले ही कोर्ट के फैसले के बाद में कर दी गई। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अच्छा, इससे ही एक सवाल और निकल रहा है, जैसे राहुल गांधी अभी तक अपील नहीं की, आज को अपील कर रहे हैं गुजरात की कोर्ट में, सूरत की कोर्ट में, तो क्या ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में क्या इसको राजनीतिक स्टंट नहीं बनाया जा रहा है? राजनीतिक स्टंट बनाने की कोई बात ही नहीं है भाई। बाबा साहब अम्बेडकर साहब कह के गए हैं कि संविधान की आत्मा जो है वो इस एक वाक्य में निर्धारित है। एक जो मूल अधिकार दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राहुल गांधी को भी वो अधिकार प्राप्त है, रविंद्र मोटसरा को वो अधिकार प्राप्त है, रमेश जी स्वामी को वो अधिकार प्राप्त है। उस अधिकार का लाभ वो ले रहे हैं वहाँ पर। राजनीतिक स्टंट जैसा इसमें कुछ नहीं है। उनके पास 1 महीने की अवधि थी, उस महीने में अपील तो करेंगे। अच्छा, एक जानकारी चाहूँगा आपसे, अधिवक्ता है आप, अगर इस अपील में जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं उसमें हल्का भी अगर कोई चेंजिंग होती है या सजा कम होती है या सस्पेंड होती है, जो भी होता है, तो ये तो फिर उसकी सदस्यता तो उनकी वैसे ही बहाल हो जाएगी या फिर और पेज? ऐसा नहीं है, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि ओम जी बिरला जो हमारे राजस्थान से ही हैं, अनुभवी सांसद हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, संसदीय कार्य मंत्री बने होते हैं प्रत्येक विधानसभा के संचालन के लिए, प्रत्येक लोकसभा के संचालन के लिए। उनको उनसे राय मशविरा करके
करना चाहिए था। जो आपने लोकसभा स्पीकर का पत्र जिस आदेश के द्वारा इनकी सदस्यता रद्द की गई है वो बहुत ही एक छोटा आदेश है, उसका कोई लंबा चौड़ा इंटरप्रिटेशन नहीं। आपने देखा होगा एक पृष्ठीय है, एक पृष्ठीय में भी अंतिम में तो फुट नोट लिखा हुआ है, उसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ। उसके अंदर उन्होंने रद्दी कर दी, कुछ भी नहीं लिखा परंतु, जैसे हर विधि का परंतु है उसी पत्र का परंतु होता तो भी एक बात सोचने वाली होती, लेकिन इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं भी किस परिस्थितियों में इनकी बहाल हो जाएगी अथवा बहाल होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके अंदर। और उसकी भी हमें राइट है कि हम उसकी भी लोकसभा से जुड़े हुए मामले और विधानसभा से जुड़े हुए मामलों की संबंधित उच्च न्यायालय और संबंधित सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। उसका फैसला कांग्रेस बैठ करके कर लेगी, राहुल गांधी सभी हम अपने मतलब डिस्क्रिप्शन से कर लेंगे कि हमें उसकी भी अपील करनी है या नहीं। सजा की जो अपील है न्यायपालिका से हमें कोई शिकायत नहीं है। हमने अगर कोई ऑफेंस किया, चाहे जिसमें मानहानि का अगर कोर्ट ने मानना है कि इस प्रकार का ऑफेंस हमने किया है और हमें दंडित किया गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और उसकी अपील का हमारे पास आज राइट भी बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, राजनीतिक स्टंट करने की कोशिश तो बीजेपी के लोगों ने की। जेपी नड्डा साहब आकर के कहते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि किस योग्यता के आधार पर उन्हें ये बना रखा है। कहते हैं कि उन्होंने ये कह करके कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों है, इन्होंने ओबीसी का अपमान किया। उस भले आदमी को कौन बताए कि ललित मोदी तो हमारे राजस्थान के मतलब बढ़िया मोदी हैं, वो ओबीसी में कहाँ आते हैं? आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं कि हमारे ओबीसी में आए या नहीं आए ये तो कोर्ट का फैसला है। आप कोर्ट के फैसले का तो हम सम्मान करते हैं। हम बात मुद्दे आप सुनिए बात को, बात आगे कहाँ ले गया हूँ मैं, बात में ले गया वो ओबीसी वाले पॉइंट के ऊपर कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि ओबीसी का अपमान हुआ। कैसे हुआ? न तो मेहुल चोकसी ओबीसी में पढ़ते हैं, न नीरव मोदी ओबीसी में पढ़ते हैं, न ललित मोदी ओबीसी में पढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी की जो कास्ट है मोड गांधी मोदी, वो हाल ही में इन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में नोटिफिकेशन जारी करके ओबीसी वर्ग में शामिल करवाया। समय समय पर अलग अलग वर्ग ओबीसी में शामिल होते रहते हैं। जैसे कहीं जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कहीं गुर्जर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उस मांग के आधार पर अगर उनको शामिल कर लिया जाता है तो नरेंद्र मोदी जी तो जरूर आज ओबीसी में, लेकिन पूरा ओबीसी वर्ग इसमें कहा गया। बाकी कैसे 3 लोग तो मतलब सामान्य वर्ग से आते हैं। चलो ये तो राजनीतिक स्टैंड है, दोनों पार्टियां और सभी पार्टियां कहती है। हम तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में माफीनामा दिया था राहुल गांधी ने जब पीएम मोदी का अपमान किया था, तो वो क्या था? फिर ये अनर्गल तो बोलते ही हैं राहुल गांधी, ये नहीं मानेंगे आप? अनर्गल तो सभी बोलते हैं, लेकिन किसी का हृदय इतना विशाल होता है कि वो अपनी सदास्यता के साथ कही गई किसी बात के अंदर गलती हो जाने पर माफी मांग लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो पश्चिम बंगाल जैसे बड़े सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट के मुख्यमंत्री को ओए दीदी करके संबोधित करते हैं और माफ़ी मांगना तो दूर, उस पर गर्वान्वित होते हैं। वो महिला सांसदों को सुर्पणखा बताते हैं, उसके बाद में भी माफ़ी मांगना तो मुकदमा करो नहीं, मुकदमा करना चाहिए। तो व्यक्तिगत ये आप तो उसी बात पर आ गए कि गोगा मेड़ी के मेले में 10 लोगों की जेब कटती है। अब पुलिस थाने में वो चले गए, किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो वो पुलिस वाला उसको ये थोड़ी कहेगा बाकी लोगों 9 लोगों ने क्यों नहीं कराई। वो तो व्यक्ति विशेष की मर्जी होती है। यानी उन्होंने तो अपना पंचोड़ दिखाई दिया ना, वो तो अगले की मर्जी, वो मुकदमा करे या ना करे। हम मुकदमा करके किसी को परेशान नहीं करना चाहते, ये हमारी सदास्यता है, हमारी विशाल देता है। चलो वो तो आपको बहुत बहुत बढ़िया बात है कि कौन मुकदमा करता है कौन नहीं करता है, लेकिन वर्तमान जो मुकदमा चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उस विषय में, उस विषय पे तो उस विषय भी चलते हैं। उस विषय पर करिए। आप बाहर चले गए, मैंने बात के जवाब दे दिए। सर आपने इसको नाम दिया डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाई। जी हाँ, इसका क्या तर्क है? इसके पीछे डेमोक्रेसी कहाँ से डिस्क्वालीफाई? देखिए, राजतंत्र में और लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि लोकतंत्र में लोग चुन करके आते हैं, लोग चुन करके आते हैं, उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद में पहुंचने के बाद में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि संसद के जो मंत्री होते हैं वो संयुक्त रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सदन की कार्रवाई चलाने के लिए चुनाव जीत करके सदन में पहुंचना आवश्यक होता है और इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजर करके ये लोकतंत्र फलता फूलता है और जीवित रहता है। आज आप किसी चुने हुए सांसद की बिना किसी कारण के, बिना नियमों की सुस्पष्ट व्याख्या के सदस्यता निलंबित करेंगे, उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, तो एक तंत्र से आप लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड रखा गया है। कांग्रेस ने जब से राहुल गांधी जी को अयोग्य करार दिया है लोकसभा के सभापति ने, तब से कांग्रेस हालांकि ज़रूर एक दो जगह प्रोटेस्ट किए, लेकिन वो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि वो पूरे देश के नेता हैं, उनके लिए पूरे देश में किसी प्रकार की आप लोगों ने कोई कॉल की हो भारत बंद की। क्या कांग्रेस कोई प्लानिंग के जरिए चल रही है या ऐसा होना चाहिए था? संभवतः दूसरी पार्टी का अगर कोई नेता इस प्रकार से अयोग्य करार दे दिया जाता
तो कम से कम पूरे देश में, पूरे स्टेट में एक दिन प्रदर्शन होते। लेकिन अभी तक कांग्रेस की कोई ऐसी नीति दिखी नहीं कि वो बड़े स्तर पर इसका विरोध करे। पार्टी अपना कार्य कर रही है। उससे पहले मैं बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही सदस्यता से इनको निर्योग्य घोषित किया गया, उसके तत्काल बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि मैं न्यायपालिका में पूरी आस्था रखता हूँ, न्यायपालिका का निर्णय मुझे स्वीकार है, लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो इस बात से डरी हुई है कि राहुल गांधी अगर संसद में खड़ा होकर के प्रश्न पूछेगा तो उन प्रश्नों के जवाब देने भारी हो जाएंगे। इस वजह से मेरी सदस्यता जो है वो रद्द की गई है। आगे भी मैं ये तपस्या करता रहूँगा, आगे भी मैं सच बोलता रहूँगा, आगे भी मैं जनता के मुद्दे उठाता रहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि राहुल गांधी की को संसद सदस्यता से निर्योग्य घोषित करने के खिलाफ पूरे देश में जन सत्याग्रह चलाया जाएगा, जो कि लंबी अवधि तक चलेगा। उसका पीरियड रखा गया है 30 अप्रैल तक। पहले चरण में हमारे संभाग स्तरीय सम्मेलन हुए हैं, सभी संभागों के 31 तारीख को पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद में 1 और 2 तारीख प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। भादरा जैसी छोटी जगह में आप पत्रकार साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हम दूसरा चरण पूरा कर रहे हैं। तीसरे चरण में हमारे साथ साथी आदिल नारिका बैठा है, NSUI की तरफ से यूथ से हमारे साथ विशाल गोस्वामी बैठे हैं। तो ये लोग मिलकर के एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे। उसके साथ ही साथ मैं और शेर सिंह जी जैसे ब्लॉक स्तर के ऊपर हमें निर्देश मिले हैं कि हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे। उसके बाद में जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा, उसके बाद में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन होगा और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन होगा। अल्टीमेटली जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के लिए हमारी जो सदस्य संख्या रखी गई है कि उस प्रदर्शन में कम से कम 15,000 लोग शामिल होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से शामिल हो। तो हम एक साथ, हम देश को काओस में नहीं धकेलना चाहते, हम चरणबद्ध आंदोलन इसके खिलाफ कर रहे हैं, जिसका पूरा प्रोग्राम पार्टी का आया पड़ा है और उसकी पूरी पालना की जाएगी। क्या सर आपको लगता है केंद्र सरकार या जिस प्रकार से आप लोकसभा के सभापति का नाम ले रहे हैं, हालांकि अल्टीमेटली वो बीजेपी के सांसद है, लेकिन सभापति बनने के बाद वो अपने आप में संवैधानिक पद हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। फिर भी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जेपीसी अडानी, जो अडानी के मुद्दे पर जेपीसी गठन की मांग थी, वो शायद केंद्र सरकार नहीं मानना चाह रही थी, इसके कारण इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट ही बात है कि जब सदन का सत्र प्रारंभ था, उस सत्र के दौरान राहुल गांधी ने बहुत ही सिंपल सवाल पूछे जिनका जवाब दिया जाना चाहिए था। क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि किसी विधान परिषद में या विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में कोई प्रश्न पूछे कोई सदस्य और उसका जवाब नहीं दिया जाए, उसका माइक म्यूट कर दिया जाए, उसके द्वारा बोली गई बातों को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाए? क्या पूछा था राहुल गांधी ने? बहुत सिंपल सी बात पूछी थी कि कितनी बार आप अडानी के साथ विदेश दौरों पर गए, कितने ऐसे दौरे हुए जब आपके जस्ट बाद अडानी वहाँ पर पहुँचे, और कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपके दौरे के तत्काल बाद अडानी को मिले। तो इन बातों का जवाब देने में उनको कहाँ दिक्कत आ रही थी? वो नकारात्मक जवाब दे देते कि मुझे अडानी ने किसी भी दौरे में मेरे साथ नहीं गए, अडानी ने किसी भी दौरे में मुझे बाद में ज्वाइन नहीं किया, और न ही मेरे किसी विदेश दौरे के बाद में संबंधित देश के अंदर अडानी ग्रुप को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसके बाद में हमारा सीधा सा सिंपल सा सवाल था कि मॉरिशियस बेस्ड जो सेल कंपनीज हैं, जिसके अंदर 20,000 करोड़ का जो एक पैसा है, एक राशि है, वो राशि किसकी है? क्योंकि गौतम अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाते हैं, मनी रेजिंग कंपनीज नहीं चलाते हैं, यानी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो नहीं चलाते हैं, वित्तीय संस्थान नहीं चलाते हैं। तो ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? और उन 20,000 करोड़ रुपयों की जो सेल कंपनीज है, उसके अंदर एक चाइनीज नेशनल का नाम आ रहा है। चाइनीज यानी चीन से आज हमारे संबंध कैसे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। उन्हीं सेल कंपनीज का पैसा आकर के गौतम अडानी उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत के रक्षा अनुसंधानों में, भारत के रक्षा प्रक्रमों में। तो क्या एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये थ्रेट नहीं है? और इसका जवाब क्या संसद में नहीं दिया जाएगा तो कहाँ दिया जाएगा? तो कहाँ दिया जाएगा? हमने ये सीधे सिंपल सवाल पूछे, इन सवालों से ये भयभीत हो गए, इन सवालों को इन्होंने रिकॉर्ड से हटा लिया, बोलते टाइम राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया। तो क्या मानेंगे आप? भयभीत नहीं है? बतवाड़े होते तो जवाब देते, चाहे नकारात्मक दे देते कि ऐसा नहीं हुआ और सेल कंपनीज की हम जांच करवा लेंगे। क्यों नहीं जांच करवाते? हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में ऐसा कैसा सेटअप था गौतम अडानी ग्रुप का कि विश्व के 3 नंबर अमीर आदमी होने से सीधे 33वें नंबर के अमीर आदमी बने। यानी हवाला कारोबार से भी मतलब आगे बढ़ करके, मनी लॉन्ड्रिंग से भी आगे बढ़ करके ऐसी व्यवस्था इन्होंने स्टैब्लिश कर रखी थी इस मतलब राज के सहयोग से कि वो उसकी एक रिपोर्ट से हवा निकल गई और उसकी जांच करवाना ये लोकतांत्रिक सरकार आवश्यक नहीं समझती।
आश्चर्य है एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, और प्रश्न उठाने वाले कोई आप सदस्यता रद्द करते हैं, ये उससे भी बड़ा आश्चर्य है। अच्छा रविंद्र जी, आप जो तर्क दे रहे हैं अडानी के लिए, वही अडानी अगर इतना भ्रष्ट है तो राजस्थान में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ये देखिए, स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, आप दोनों चीजों का अंतर समझिए। हम अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रश्न नहीं उठा रहे, वो उस कंपनी का मौलिक कार्य है। हम प्रश्न उठा रहे हैं कि सेल कंपनीज के अंदर 20,000 करोड़ रुपए जैसी राशि कैसे उपलब्ध है अडानी के लिए, जबकि वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं चलाते। ये मनी रेंज किस तरीके से हुई, आप दोनों चीजों को समझिए। अगर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में या भाजपा शासित राज्य के अंदर कोई कंपनी आएगी, बिडिंग करेगी, जिसकी बिडिंग बेस्ट होगी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप केवल इसलिए नहीं कह सकते कि हम अडानी को लाइक नहीं करते, इसलिए कम बिड होने के बावजूद हम अडानी को मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। पैसा जो है सेल कंपनीज के अंदर है, सेल कंपनीज जो है ईडी देखती है उसको, तो ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए थी। ईडी ने चलो जांच नहीं की, तो क्यों नहीं की, उसकी जेपीसी जांच नहीं हो सकती। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की हमने जेपीसी जांच करवाई थी, क्या उस समय सरकार नहीं थी? क्या उस समय की सरकार के पास बहुमत नहीं था? इस प्रकार की मनमानियां और तानाशाहियां नहीं चला करती हैं। जबकि कन्नीमोझी और राजा तो दोनों के दोनों मंत्री भी थे उस गठबंधन की सरकार में, फिर भी हमने जेपीसी बिठाई। अडानी के साथ इनके क्या रिश्ते हैं कि ये उसके खिलाफ जेपीसी नहीं बिठा सकते? यही तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तभी तो हमारी आवाज म्यूट की जा रही है, तभी तो हमारी सदस्यता रद्द की जा रही है। नहीं, प्रश्न का जवाब अगर वहाँ के सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार जिसको आप भाजपा सरकार करे, तो विपक्ष के जो कांग्रेस शासन है या अन्य उनको समर्थन करते हैं, क्या उसका बहिष्कार वगैरह का कोई ऐसा है? किसका समर्थन करते हैं पत्रकार जी? किसका? भाई सरकार ने तो उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, भाई लोकसभा में जो राहुल गांधी प्रश्न करता है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं, क्या वो नियम भी तो ये भी तो है कि वो उस नहीं दे रहे तो उठ के बहिष्कार भी तो कर सकते हैं। बहिष्कार अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। सदन के संचालन के लिए सभी दलों की उपस्थिति वहाँ अच्छी मानी जाती है, और जो बहिर्गमन कर जाते हैं विरोध स्वरूप, तो वो जहाँ प्रस्ताव रखा होता है वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। आप प्रश्न काल में और प्रस्ताव में अंतर समझिए पत्रकार जी। हाँ ठीक, प्रश्न काल में उत्तर देने होते हैं, बहिर्गमन प्रस्तावों के विरोध में किया जाता है। सर, जिस कोर्ट के सेशन जज ने ये सज़ा सुनाई, उनको 2 दिन बाद उनका प्रमोशन हुआ, वो जिला कोर्ट के जज बन गए। प्रमोशन कॉलेजियम करता है, उस पर मैं जवाब नहीं देना चाहता, वो कॉलेजियम का काम है, हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ अगर जिज्ञासु पत्रकार हैं वो अपने स्तर पर खोज करें कि किस बेस पर उनको दिया गया। हो सकता है वो मैच्योरिटी के पास हो, बहुत से लोगों का प्रमोशन ड्यू होता है, हो गया हो, यानी न्याय व्यवस्था में कॉलेजियम प्रणाली लागू है। और सीटों के खाली होने के अभाव में बहुत से जज हमारे ऐसे होते हैं जो अपनी पदोन्नति का इंतजार करते हुए उसी पद पर कार्य करते रहते हैं। तो हो सकता है कॉलेजियम में उनका नंबर आ गया हो। अगर कुछ फिशी लग रहा है, कुछ संदिग्ध लग रहा है, तो हमारे पत्रकार साथी जांच कर ले। हम तो न्याय प्रक्रिया पर कोई सवाल उठाना नहीं चाहते। जातीय और धार्मिक विभेद, जातीय और धार्मिक विभेद, भुखमरी, गरीबी, महंगाई, किसानों की अनदेखी और जो छात्र हैं उनकी अनदेखी, यानी ये लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है ये चीज़ें। तो इस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आप लोग आगे क्यों नहीं आ रहे? कैसे आएंगे आगे? ये आगे ही तो आए बैठे हैं। तो इसके बारे में बातचीत यही है। सदन में हम प्रश्न उठा रहे हैं। हमारे जो निर्वाचित सांसद हैं वो सदन में प्रश्न उठा रहे हैं। हमने बारंबार इस सरकार को बाध्य किया है कि हम वही तो प्रश्न पूछते आ रहे हैं जो आपने पूछे हैं। उसको डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों से भागने के कैटेगरी में आता है। डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड एक अलग चीज़ है। उनको चाहिए था, एक लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार का ये दायित्व होता है कि वो अपने किए गए वादों को पूरा करे। इन्होंने कहा था कि हम 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष सृजित करेंगे, किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, किसानों की आय दुगनी में आ गया एमएसपी। आप इंटरप्ट ना करें तो ये इन सभी प्रश्नों को हम पूछते हैं, तभी तो हमें अच्छे नहीं लगते। हम बाहर भी पूछते हैं, हम सदन के अंदर भी पूछते हैं। रविंद्र जी, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस संगठन की है, तो कांग्रेस संगठन से जुड़े सवाल भी इसमें पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा जरूर आप कह सकते हैं उनको
जिस प्रकार से भादरा में कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, आप राजेश्वरी जी देहात की अध्यक्ष बनी है, आप शहर के अध्यक्ष बने हैं, इस लिहाज से अभी अप्रैल माह शुरू है, कांग्रेस में और भाजपा में दोनों में टिकटों की एक्सरसाइज भी शुरू हो चुकी है। तो इस लिहाज से संगठन कितनी संजीदगी से काम करेगा कि किसी कांग्रेस के सच्चे ईमानदार चेहरे को टिकट के लिए रिकमेंड करेगा? क्या प्रयास होगा? हम यानी चलो ब्लॉक अध्यक्ष तो मुझे राजेश्वरी जी को 10 मार्च को बनाया, उससे पहले भी तो हम भादरा में ही रह रहे थे, उससे पहले भी तो हम कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। प्रत्येक कांग्रेस का टिकटार्थी जो है उसको हम आज से नहीं लंबे समय से जानते हैं। वो जिस प्रकार से पार्टी हित में कार्य कर रहा है उस प्रकार की उसकी रिपोर्ट बना करके प्रदेशाध्यक्ष जी को सबमिट करवा देंगे, प्रभारी जी को सबमिट करवा देंगे, रिकमेंडेशन लिख देंगे। कोई साथी टिकट मांगता है उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, सभी एक परिवार के रूप में कार्य करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। यहाँ संगठन के मुखिया होने के नाते हम तो यही चाहेंगे कि इन मीटिंगों में प्रत्येक प्रत्याशी आया करें। क्या आप भी टिकट मांगेंगे? मैं भी टिकट मांग सकता हूँ। नहीं तो आप तो संगठन में हैं, आप तो टिकट दिलाने वालों में हैं। पहले एक बार ऐसा नियम बनाया था कि संगठन के लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी, जो जिला अध्यक्ष अथवा अपने अपने स्थान पर मतलब ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इस बार ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर नियम आया तो अपने सोच लेंगे, अभी तो मैंने मांगनी शुरू भी नहीं की है। तो ये तो हिपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, काल्पनिक विचार है। जैसा जैसा होगा आगे के क्रम में वैसा वैसा निर्धारित करते थे। आपको नहीं लगता कि भादरा में कांग्रेस मिसक्वालीफाई हो रही है? भादरा में कांग्रेस बिल्कुल डिस्क्वालीफाई नहीं हो रही है, आपका विचार हो सकता है। मोर्चा जी, मिसक्वालीफाई हो रही है। मोर्चा जी, आपको 10 मार्च को ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया, दोनों को, शहर देहात को, और आज 2 अप्रैल होने जा रही है। अभी तक आपकी कोई कार्यकारिणी और कोई कार्यालय दोनों ही नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कार्यकारिणी देने के लिए डेडलाइन रखी गई थी, एक फॉर्मेट में कार्यकारिणी मांगी गई थी जिसमें 53 व्यक्तियों के नाम देने थे, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त एक संगठन महामंत्री, 10 महासचिव, 10 उपाध्यक्ष, 10 सचिव और 15 सदस्य बनाने थे, 2 प्रवक्ता बनाने थे, 2 मीडिया प्रभारी बनाने थे। वो 25 तारीख की डेडलाइन थी, उससे पूर्व जमा करवा दी गई है। वो अनुमोदन की प्रक्रिया में है, वो आज हो जाए कल हो जाए, क्योंकि संभाग स्तरीय सम्मेलन चल रहे थे, हो सकता है प्रदेशाध्यक्ष जी को समय ना मिला हो, तो उसके बाद में वो अनुमोदित होकर के आ जाएगी। उसमें कहीं ये कार्यकारिणी के लोग बैठे हैं, इस बात नहीं विधिवत, वो तो सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मानते हैं। बलवान पूनिया का एक तो संबोधन इस प्रकार के आए थे कि भादरा में वो कांग्रेस की टिकट किसी को लेने ही नहीं देंगे, तो क्या उनको अगर कांग्रेस टिकट देती है तो संगठन स्वीकार करेगा इस बात को? ये सारी फिर हिपोथेटिकल सिचुएशन आ जाएंगी कि वो नीम गिरेगा तो उसके नीचे कोई आदमी होगा, उसके ऊपर गिर जाएगा या साइड में गिरेगा। इन बातों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बाहर जाकर मैं भी कह सकता हूँ आपको कि मैं बीजेपी की टिकट नहीं लेने दूंगा किसी को, तो जितनी गंभीरता से उस बात को लेने की जरूरत है उतनी गंभीरता से विधायक जी की बात बोलें आप। सर, राहुल गांधी के मुद्दे की चर्चा करें। जिस प्रकार से उनको अयोग्य करार दिया है, और अगर ये जो कोर्ट है उस सज़ा को बरकरार रखती है तो उसके बाद हो सकता है कि उनकी 6 साल के लिए वो चुनाव भी ना लड़ पाए। अगर 2 साल की सज़ा बरकरार रहती है तो क्या कांग्रेस इसके लिए क्या नीति बना रही है? कब तक कोर्ट में रुक करेगी? क्या कोई इस प्रकार की कोई कमेटी बनी है आपकी लीगल सेल की, कांग्रेस की? इसकी कमेटी बनाई जाने की आवश्यकता नहीं होती न्यायिक चीज़ों के लिए। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बहुत बड़े बड़े वकील हैं, अनुभवी वकील हैं, और हर जगह मतलब क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया को देखने के लिए वकीलों की उपलब्धता होती है। तो वो वकील फैसला करेंगे कि किस प्रकार से पक्ष रखा जाएगा इसमें, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद में राहुल गांधी अपीलार्थी हो जाएंगे। न्यायालय सबको एक नज़र से देखता है, तो वो ये देख करके फैसला नहीं करेंगे कि ये किसी राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कहीं से सांसद हैं। वो तो अपना नेचुरल फैसला करेगी कोर्ट, तो उसके बाद में भी हमारे पास अपील का रहेगा। हम ऐसा सोचें ही क्योंकि वो कोर्ट सज़ा को बरकरार रखेगा, क्योंकि जैसा कि ऑफेंस था कोई बहुत भारी भरकम ऑफेंस नहीं था, नहीं तो मानहानि के मुकदमों में सज़ा 10 वर्ष तक की हो सकती है। तो मात्र 2 वर्ष की सज़ा दी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उस प्रकार से वहाँ के वकील ने भी, लोअर कोर्ट के वकील ने भी पक्ष अपना भी रखा होगा, इसी वजह से सज़ा इतनी कम हुई है। तो आगे भी मतलब क्या, अच्छा वकील होगा, अच्छी पैरवी करेगा तो निर्णय पक्ष में ही आएगा। क्या आप सोचते हैं सर कि मानहानि के मुकदमे के जरिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी छीना जा रहा है? क्योंकि एक नियम होता है कि संसद में रहकर सांसद कोई भी तर्क रख सकता है, और बाहर भी अगर कोई सांसद किसी विशेष मुद्दे पर टिप्पणी कर रहा है तो, और फिर भी उसमें यही कहा गया था कि सारे मोदी चोर कैसे हो गए,
ये एक सवाल उठाया गया था। लेकिन इसी सवाल को अगर मान लिया कोर्ट ने, तो आपको नहीं लगता ये पैरेलल एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ भी फैसला है? देखिए, मैं बता दूं आपको, पहले तो आपका वो वाक्य सही कर देता हूं जो राहुल गांधी ने बोला था। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर कैसे हो गए। उन्होंने ये कहा था जो देश छोड़ कर भाग रहे हैं और जो लोग उनको भागने से रोक नहीं रहे, कुल मिला के ये जो सारे चोर हैं इनका सरनेम मोदी कैसे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर क्यों हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला आया है, जिसके प्रकाश में किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी लिमिट करने की कोशिश की जा रही थी, उसको संक्षिप्तीकरण करने की कोशिश की जा रही थी। तो वैसे मुकदमों में अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में फैसले आए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि मैं आपके खिलाफ व्हाट्सएप पर अनर्गल लिखना शुरू कर दूं और आप मेरे खिलाफ न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा का और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा ले आएँ, तो इस प्रकार के फैसले अब कोर्ट ने प्रतिवादी के पक्ष में देने शुरू कर दिए। उस फैसले के प्रकाश में जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो अभिव्यक्ति, लेकिन जो जजमेंट लॉ होता है उससे कोर्ट बाध्य नहीं होती। वो केवल एक उसको तहरीर कहते हैं, जो वकील बोलता है उसको तकरीर कहते हैं, और ये तहरीर होती है। तहरीर बाध्यकारी नहीं है, यानी जजमेंट लॉ है, वो बेसिक लॉ नहीं है, आधारभूत कानून नहीं है। कानून में तवज्जो फैसला लेते समय आधारभूत कानून को दी जाती है, उससे जुड़ी हुई अन्य विधियों को और नियमों को दी जाती है। मोर्सरा जी, जिस प्रकार से, क्योंकि राहुल गांधी पर तो नेशनल हेराल्ड आदि कई केस चल रहे हैं, उनमें फिर कोई इस प्रकार की सजा हो गई और फिर कोई पेचीदगी आ गई, तो क्या पूरा का पूरा देश का संगठन कांग्रेस का इसी उधेड़बुन में लगा रहेगा कि कैसे राहुल गांधी को बचाया जाए? क्यों न एक के बाद एक स्टेट जा रहे हैं, उनके लिए प्रयास किए जाए? आप क्या बढ़िया मानते हैं इस नीति को? होगी वाला तो कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा आपसे केवल आज भी एक मुकदमा दर्ज हो रहा है, होगी नेशनल हेराल्ड राहुल गांधी के खिलाफ आज भी एक मुकदमा दर्ज हो रहा है। हो सकती है, अगर हो सकती है तब देखी जाएगी ना। आज उसके बारे में कैसा फैसला किया जाए। हो सकता है कि मेरी बार में कभी दुर्घटना हो जाए तो कैसे टीट मांग लूंगा और मांग लूंगा, तो इस प्रकार के तो प्रश्न मतलब क्या है कि कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते अपने। नेशनल हेराल्ड मुकदमे में हमने स्पष्ट बता दिया कि हम भयभीत नहीं है, हमारे खिलाफ जितने भी पंच परपंच रचे जाएं, हमें कानूनी बाधाओं में धकेला जाए। हमने जब ईडी ने बुलाया, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद श्रीमती सोनिया गांधी पूछताछ के लिए पहुंची हैं, श्री राहुल गांधी पूछताछ के लिए पहुंचे हैं, तो प्रक्रिया उसका हम सम्मान करते हैं और उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, उसका निर्णय भी तब किया जाएगा। कांग्रेस की आप ये फ्रंट फुट पर बैटिंग मानते हैं या फिर बैक फुट? कांग्रेस तो जी वर्तमान में फ्रंट फुट पर ही खेल रही है, हम तो बैक फुट अभी पर तो मानते बचाओ हैं। नहीं। आप फ्रंट फुट पे इंदिरा गांधी जी को बचाव जब किस चीज का? सजा तो हमें लोअर कोर्ट से हो ही चुकी है, उसकी अपील हम कर ही रहे हैं। मोर्चा जी, बाकी शेष जो कार्य हो रहे हैं वो विरोध हो रहा है जी, बचाव नहीं हो रहा। बचाव क्या हो रहा है? हमारे कहने से कोई कोर्ट मतलब अपीलेट कोर्ट ये थोड़ी कहते हैं चलो सजा निरस्त कर दी। मोर्चा जी, या हमारे कहने से मतलब कोई मतलब क्या लोकसभा स्पीकर को आज ही सदबुद्धि थोड़ी आ जाएगी? हम तो विरोध कर रहे हैं उस चीज का। इंदिरा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया था तो पूरा देश आंदोलन रूप लिया था और गुस्सा था, लेकिन इस बार उसकी गिरफ्तारी होना, संसद से निष्कासन भी कर दिया, उसकी सदस्यता खत्म करा, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा अन्य कांग्रेसजनों को कोई गुस्सा नहीं फूट रहा है। ऐसी क्या मामला? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान, मैं चंद्रगुप्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज़ादी, मैं उसका जवाब तो आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, आप दीजिए, वैसा ही जवाब दीजिए। चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत की राष्ट्रीय सीमाएं अफगानिस्तान तक थी। आज हमारी सीमाएं अक्साई चीन से भी इधर सरकाई हैं, तो दो व्यक्तित्वों की तुलना नहीं की जा सकती। इंदिरा गांधी ने तो सिक्किम को भारत में मिला भी लिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए थे, तो दो व्यक्तित्वों की तुलना आवश्यक नहीं होती। परिस्थितियां भिन्न होती हैं, देश के हालात भिन्न होते हैं, गिरफ्तारी में और सजा सुनाने में अंतर होता है, सदस्यता रद्द करने में और गिरफ्तारी में अंतर होता है, तो आप दोनों परिस्थितियों को एक साथ ना तोलें। तो यही पूछना चाहता हूँ, आगे इस कार्यक्रम को किस स्तर तक जारी रखेंगे? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था पत्रकार महोदय कि इस कार्यक्रम के तहत जो है प्रथम चरण में तो संभाग स्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं। दूसरे स्तर पर ब्लॉक लेवल तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, ब्लॉक, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। तीसरे स्तर के ऊपर जाकर के हमारे NSUI के, हमारे यूथ के, हमारे महिला कांग्रेस के, हमारे सेवा दल के और अन्य अग्रिम संगठनों, प्रकोष्ठों एवं विभागों के जो कार्यकर्ता हैं वो एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे और उसके अतिरिक्त संबंधित कांग्रेसगण अपने अपने क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं करेंगे। उसके बाद में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 15,000 व्यक्ति प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एकत्रित किए जाने हैं। उसके बाद में प्रदेश स्तर पर यही कार्यक्रम होगा विरोध प्रदर्शन का, फिर अंत में राष्ट्रीय स्तर पर होगा।
तो यही चुनावी तैयारी है, इसी के तहत ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी आचार संहिता नहीं लगी है। चुनाव तो आएंगे राजस्थान में 2023। चलो एक चुनाव आचार संहिता वाले दिन आते हैं, चुनावों की तिथि डिक्लेयर होने के बाद में आते हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है राजस्थान में, अभी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चलो 1% और कर लेता हूँ छोटा सा। राइट टू हेल्थ के मामले में जो गहलोत जी ने किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? राइट टू हेल्थ में हम हमेशा ही प्रतिबद्ध रहे हैं। नहीं, जनता के हित में है। आप पूरा बताएंगे जी, आप पूछने का आपका स्वागत है, लेकिन सुनने का भी धैर्य रखना पड़ेगा पत्रकार जी। कांग्रेस सरकार की हमेशा ही आमजन के प्रति प्रतिबद्धता रही है। हम किसी को गोली नहीं देते, हम अगले को अधिकार देते हैं। जैसे कि हमने सर्वप्रथम तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद में हमने राइट टू फूड दिया, उसके बाद में हमने राइट टू एजुकेशन दिया, जिसके तहत आज मतलब क्या नवीन शिक्षा नीति पूरे देश भर में कार्य कर रही है। फिर उसके बाद में हमने जन सुनवाई का अधिकार आम जनता को दिया। उसके बाद में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी काम करने के बाद में चिरंजीवी योजना में और करने के बाद में उसके बाद में भी हमने कहीं ना कहीं महसूस किया कि चिरंजीवी योजना में आपात के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी एक्सीडेंटल क्लेम ने वो हमने बढ़ा के 5 से 10 लाख रुपए कर दिए, लेकिन होता क्या है कि दुर्घटना कहीं होती है, नज़दीकी अस्पताल हो सकता है, निजी हो सरकारी हो, तो ऐसी परिस्थितियों में हमने इस राइट के तहत क्या कर दिया कि उसमें कोई भी अस्पताल इलाज से इनकार नहीं कर सकता। तो क्या बुरा किया? जनता के बिल्कुल हित में किया, जनता के हित में है, जनता इसका स्वागत कर रही है खुली बाहों से। लेकिन हमारे कुछ चिकित्सकों को इसके बारे में गलतफहमी है, तो उसके लिए मतलब क्या है कि असली जो तरीका है वो संवाद का तरीका है। सरकार के मध्य और डॉक्टरों के संगठन के बीच में संवाद हो, अगर कुछ बिंदुओं पर उन्हें आपत्ति है तो उन बिंदुओं का निस्तारण हो सकता है। पुनर्भरण जिस प्रकार से चिरंजीवी योजना के तहत हम कर रहे हैं इलाज का, बड़े से बड़े अस्पतालों में निम्बस हॉस्पिटल वगैरह वगैरह सब में कर रहे हैं, आपके एसिक्स में कर रहे हैं, तो इन अस्पतालों को भी हम पुनर्भरण कर रहे हैं यहाँ जो चिरंजीवी योजना के तहत ऑपरेशन या इलाज हो रहा है। उसी प्रकार से आपातकालीन सेवाएं अगर किसी को ये अस्पताल देंगे तो उसका पुनर्भरण सरकार करेगी, कहीं कोई चिंता की बात ही नहीं है। उसके बावजूद चिकित्सक वर्ग का विरोध मुझे समझ में नहीं आ रहा, आम जनता इस बिल के समर्थन में है। चलिए राजेश्वरी जी, आप भी ब्लॉक अध्यक्ष है, इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले पत्रकार भाई आपको बहुत बहुत मेरा तो एक ही कहना है कि जिस प्रकार हमारे नेताजी को बिना कुछ बताए, कुछ नोटिस वगैरह दिए बिना ही उनको उनकी सदस्यता को ख़त्म करना एक लोकतंत्र की हत्या करने जैसा काम उन्होंने किया है। हम किसी भी मुजरिम को अगर सज़ा दें तो उससे पहले हम उसको सूचित किया करते हैं, लेकिन इन्होंने तो उनके घर पर ही दावा बोल दिया। इस वजह से सभी कांग्रेस जन, पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस जन और आम जनता इस कार्य को बहुत ही निंदनीय मान रही है, क्योंकि हमारी मोदी सरकार एक निरंकुश सरकार है, एक कट्टरवादी सरकार है, जिसने हमारे नेता जो एक लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करना चाहते थे, अपने संसद में आवाज़ बोलना चाहते थे, तो उनको उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनको आगे रोकने के लिए सिर्फ इन्होंने ये कदम उठाया है और जल्दबाजी में उठाया है, बिना कुछ प्रमाणित किए हुए, प्रमाण दिए बिना ही उन्होंने तुरंत ये कार्रवाई कर दी। तो इस वजह से आज पूरा कांग्रेस जन इस बात की निंदा करता है, हम इसके बहुत खिलाफ हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आपका चल रहा है जी। लगभग कितने गांव वंचित रह गए? वंचित तो 10 पंचायत हमारी वंचित रही है, बाकी हमने क्लियर कर लिया है। अब ये बीच में जो दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति हमारे कांग्रेस में आई है, जो मोदी जी सरकार ने हमारे ऊपर जो एक अत्याचार जैसा काम किया है कांग्रेसियों पर, तो इस जो हमारे हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जो चल रहा था वो अभी बीच में हमने बंद कर दिया है। अब हम सत्याग्रह की राह पर चलेंगे। अब उसका रूप सत्याग्रह, अब उसका रूप बदल गया है। अब हम सत्याग्रह पे चलेंगे, हमारे राहुल जी के लिए काम करेंगे, हमारे नेता को छुड़ाने का काम करेंगे, और जो ये चाहते हैं कि आने वाली जो चुनाव, ये जो 2024 का सपना मोदी जी देख रहे हैं, उनका सपना हम चकनाचूर करेंगे। तो क्या कांग्रेस अब जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी, सिर्फ अपने नेता जनता की आवाज़ बिल्कुल सुन रही है। हमारे राजस्थान के जो
मुख्यमंत्री है वो बराबर संभाग वाइज सबकी मीटिंग ले रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, सबका अपना काम करवा रहे हैं। आप देखिए रोज़, आप पत्रकार बंधु आप जानते हैं कि आप रोज़ देख रहे हैं कि संभाग वाइज मीटिंग लेने के उस संदर्भ में हमारे राहुल जी के बारे में भी, और जो जन योजनाएं हमारी जो फ्लेक्सिबल योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई है उसके बारे में भी वो बताते जा रहे हैं, और चिरंजीवी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। सब काम हम साथ में कर रहे हैं, हम भूले नहीं हैं, हम जनता को बिल्कुल नहीं भूले हैं। हम जनता को साथ लेके, जनता को बताते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे राहुल जी के साथ उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनको जेल में डालने का काम किया है। क्यों किया है? वो बड़े लोग हैं, वो आज राज्य के जो धनी बने हुए हैं, जो सरकार है कांग्रेस बीजेपी की, केंद्र की सरकार, वो तानाशाही सरकार है, वो अब एक साल में कुछ भी कर सकती है हमारे नेता के साथ। चलिए, इसलिए हम चाहते हैं कि बीच में हम अपना सत्याग्रह वाला भी प्रोग्राम करें, जनता को भी जागरूक करें। ठीक है, शेर सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ये जो प्रकरण हुआ है ये एक वास्तव में लोकतंत्र की हत्या की गई है। जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल चल के पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा मैसेज दिया, आम जनता के बीच गए, आम जनता की भावना को समझा, आम जनता की पीड़ा को समझकर, और जब वो सदन में बोलने लगे और जब वो बोलते थे तो उनके सत्य को दबाने की कोशिश बीजेपी सरकार माननीय मोदी जी ने की। तो इसी क्रम में इन्होंने आमन फामन ने जो कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले की अपील का टाइम ऑलरेडी था, उस अपील का टाइम का इंतजार तक नहीं किया गया, और जल्दीबाजी में लोकसभा के स्पीकर महोदय ने इतना बड़ा फैसला जो दिया, वो 2 घंटे, उसमें कम से कम 2 दिन 1 दिन लगता आमंत्रण करने में, पढ़ने में, उन्होंने मात्र 1 घंटे में पढ़ दिया। ये कौन सा लोकतंत्र है? उन्होंने जल्दीबाजी में किसी तरह जो ये फैसला हुआ, कोर्ट का हम सम्मान करते तो फैसला हुआ, लेकिन उनको जल्दीबाजी में ये जो कदम उठाया है लोकसभा सदस्य भंग करने का, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। ये एक तानाशाह सरकार है, और इसने जो है जानबूझ के जितने भी, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे अन्य विपक्ष हो, उनको ईडी के जरिए इनको अलग अलग तरीके से जो है टॉर्चर किया जा रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, अन्य पार्टियों की जो सरकार है, सभी सरकारों को तंग किया जा रहा है। इसी क्रम में जो है आज कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जब पूरे हिंदुस्तान में घूम के आए, इन मोदी जी के बीजेपी के वालों की खलबली मच गई, और इसी क्रम में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम दिया। पूरे हिंदुस्तान में बहुत कामयाब रहा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। आज आप बात करिए अपने विधानसभा क्षेत्र भादरा की, हम 82 गाँवों में जाके आए हैं। 82 गाँव में हमने नुक्कड़ सभाएँ की हैं, मीटिंगें की हैं, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, उनका हम लोगों ने प्रचार किया, चर्चा की है, तो लोग वापस ये कहने लगे कि वास्तव में अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं हो सकता, वापस रिपीट होने की स्थिति में चलो रिपीट होगा है। फिर अब नेक्स्ट कदम मैं पूछना चाहता, आपने अभी आरोप लगाया कि संसद में जल्दबाजी में उनको निष्कासित किया, लेकिन आज करीब 1 हफ्ता होने जा रहा है राहुल गांधी को संसद से निष्कासित किए हुए और उसको सजा किए हुए। हफ्ता हुआ ही तो 1-2 दिन कम होंगे। कांग्रेस में तो इतने बड़े बड़े धुरंधर एडवोकेट्स हैं जो रात की 12 बजे भी कोर्ट खुल सकती है, और आज इतनी देरी से ये जल्दबाजी, ये देरी क्या हो रही है? देखिए, इसमें अपील का टाइम होता है जी? कोई 1 हफ्ते का टाइम थोड़ा ही है। अपील का टाइम तो 1 महीने का है। अपील का कार्यक्रम जो अपील जो करनी है वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको इतनी क्या जल्दी थी ये बताइए। इन्होंने तो कर दिया तो अपील कर रहे हैं ना, पार्टी अपील कर रही है, मतलब फिर वकील को बिल्कुल अपील का कार्य जारी है। जब जमानत तुरंत ली गई, जमानत जब तुरंत ली गई तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना चाहिए। बिल्कुल जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, प्रक्रिया अधीन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने नेक्स्ट अभी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मोस्टर जी ने बताया था कि
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सत्याग्रह करेंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से जो है, कल से नुक्कड़ सभाओं का क्रम जारी है। कल 4 गाँवों में, भाडी के 3 गांव पड़ते हैं, पालरी, भाडी, अड़ाइला, अपने मालकस और अनूप शहर पंचायत। कल ही हम लोग जा रहे हैं, हमारे सभी साथियों को हमने इनवाइट किया है। कल से जो है हम प्रत्येक गांव में जाके नुक्कड़ सभा करेंगे, इस मामले में जाएंगी। और जो हमारे राष्ट्रीय नेता के जो जल्दीबाजी में बीजेपी सरकार ने जो गलत फैसला लिया है, उसके खिलाफ हम जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। और जब पार्टी हमें कोई आदेश करेगी, चाहे वो जिले स्तर पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे दिल्ली स्तर पर हो, जब ये आदेश करेगी पार्टी, भादरा से पूरी टीम हमारी कांग्रेस तरफ की जाएगी और उसमें शामिल होगी और हम कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी के साथ। शेर सिंह जी, क्या आप बहुत बहुत कांग्रेस धन्यवाद, की टिकट मांग रहे हैं? भी नहीं है। क्या कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के कार्यकर्ता ये अब सोच रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ उसका एज अब कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल पूरे देश में रहेगी? जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया, वो सवाल भी इस पूरे आंदोलन के नीचे दब जाएगा। मैं ममता बनर्जी के वक्तव्य से कतई सहमत नहीं हूँ। लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है। राहुल गांधी खुद अपने मुंह से कह रखे हैं कि मैं एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक पार्टी के रूप में, जनता की आवाज़ के रूप में काम कर रहा हूँ और वो मैं आगे भी करता रहूँगा। राहुल गांधी को अगर विपक्ष का नेता बनने का इतना बड़ा चाव होता तो कांग्रेस अध्यक्ष का पद वो छोड़ते ही नहीं। आज की बात नहीं, उन्होंने पहले छोड़ दिया था, आज से 2-3 साल पहले। उसके बाद में श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष रही। उसके बाद में पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली अपना करके हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जरिए निर्वाचन नया अध्यक्ष चुना है अपना। तो राहुल गांधी को ऐसा कोई प्रलोभन, लोभ, लालच नहीं है कि वो विपक्ष के नेता बनना चाहते हो। वक्तव्य का दूसरा भाग ये है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना होती रहे और उसमें नरेंद्र मोदी बेहतर लगते रहे। तो किसी पढ़े लिखे आदमी को, समझवान व्यक्ति को, विवेकशील व्यक्ति को तो ऐसा लगता नहीं है। केवल बीजेपी IT सेल की पोस्ट में ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी हो सकता है राहुल गांधी से बेटर हो। किस आधार पर आप बेटर बता रहे हैं? व्यक्ति परिवार संभालने में सक्षम नहीं है। व्यक्ति के अपने खुद के 2 वीडियो पढ़े हैं, कहते हैं मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। व्यक्ति खुद स्वीकार करता है कि मैंने 35 साल तक भीख मांग के खाया है। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा, शिक्षित है, MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, वो व्यक्ति क्यों भीख मांगेगा? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष की उम्र में MA कर ली होगी उन्होंने, जैसे मैंने कर ली थी 27 वर्ष की उम्र में। तो भीख मांगने की नौबत कहाँ आई? जब कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, NSS की ड्रेस पहन करके, स्काउट गाइड की ड्रेस पहन के जिस व्यक्ति की फोटो है, तो चाय कब बेच रहा था वो, जब अगर स्काउट गाइड के अंदर सेवाएं दे रहा था स्कूल के अंदर। तो जो व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा है, वो व्यक्ति किस प्रकार से मतलब बेटर लग रहा है उस व्यक्ति की तुलना में जो लगातार सच बोल रहा है, जो फिजिकली उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा फिट है, जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पास आउट है, MBA की जिसके पास डिग्री है, उस व्यक्ति से अगर किसी को नरेंद्र मोदी बेटर लगता है तो ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे और ममता बनर्जी को भी सद्बुद्धि दे। नहीं, रविंद्र जी, चाय बेचने को आप क्या भीख मांगना कहते हैं? नहीं, उन्होंने अलग से कहा है कि मैंने 35 वर्ष तक भीख मांगी है। चाय वडनगर स्टेशन पर उन्होंने बेची जो 1972 तक बना ही नहीं हुआ था। उसके बाद में उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मैं 35 वर्ष की आयु तक भिक्षाटन करके खाता रहा। ये नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। मैं आपको इस फोन के वीडियो में दिखा दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। सर, ये दोनों अलग अलग चीजें। चाय चाय बना कर बेचना कमाई करने का काम है, मेहनत कसी का काम है, लेकिन करते कहाँ थे? वडनगर में स्टेशन नहीं था उस टाइम, जिस समय जिस कालखंड की वो बात बताते हैं। बाद में भिक्षाटन वाली बात वो स्वयं कहते हैं और पत्रकार महोदय को वो स्वयं 2 बार बताते हैं। एक तो रैली में बताते हैं कि मैं साथियों ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुई हूँ हाथ लागे, और एक पत्रकार को, आप जैसे पत्रकार साथी को साक्षात्कार में कहते हैं बोले मेरी 10वीं 11वीं तक शिक्षा हुई है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। लेकिन आज उस व्यक्ति के एंटायर पॉलिटिकल साइंस की तैर रही है, मार्कशीट यहाँ डिग्री तैर रही है मीडिया के अंदर, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है। नहीं, बैटरी के मामले में, एक मिनट, बैटरी के मामले में आपने कहा कि राहुल गांधी और मोदी जी में कौन बैठे, ये फैसला कौन करता है? मतलब प्रजातंत्र में तो मतदाता मतदाता फैसला करते हैं। और जो लगभग चुनाव हो रहे हैं हिंदुस्तान की स्टेटों में, तो कांग्रेस अभी त्रिपुरा में हुआ, जहाँ भी हुआ, तो बीजेपी को जनता चुन के भेज रही है, तो बैटरी किसको मानते हैं? बात नरेंद्र मोदी की हो रही है, बीजेपी सत्ता में उसका तो मोदी ही तो लीडर है। मोदी लीडर है तो हम उनको लीडर स्वीकार कर रहे हैं। बात बैटर की हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी लीडर नहीं है या राहुल गांधी लीडर नहीं है। दोनों में से बैटर कौन है? बैटर की बात हो रही है। बैटर होना यानी अच्छा होना। अच्छा तो व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार पर गिना जाएगा ना।
आज जो आप प्रधानमंत्री राहुल गांधी को आगे मान के चलते हो कि नहीं चलते? बिल्कुल मान के चलते तो हैं। उसी तरीके से जनता मोदी को प्रधानमंत्री मान के तो जनता क्यों, हम भी मान ही रहे हैं, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान बन करते गए हैं, सब लेकिन मान इसका रहे हैं। मतलब ये थोड़ी है कि हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, अब कोई हमने कहा एक तानाशाह बन जाए, सर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आपके लिए एक खुशखबरी कर्नाटक से आ रही है। जितने भी वहाँ पर जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है और बड़े भारी बहुमत से बनती दिख रही है। उसके जस्ट बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से कई योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं जो पूरे देश में जो चर्चा का विषय बनी है, OPS हो या चिरंजीवी योजना हो, क्या कर्नाटक के बाद लोकसभा चुनाव जो मई 24 में होंगे उससे पहले 3-4 स्टेट में चुनाव हुए हैं, क्या इन स्टेट को जीतकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में वापस वो दौर ला सकती है जो एक समय कांग्रेस यूपीए फर्स्ट में लेकर आई थी? बिल्कुल ला सकती है। कर्नाटक का जैसे आपने बताया, ये आप चुनाव पूर्व जो एग्जिट पोल जैसा सर्वे होता है, ओपिनियन पोल बोल दीजिए उसको, उसके आधार पर कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ का आपको पता होगा कि बीजेपी के निर्वाचित सांसद हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये उनका खुद के बीजेपी सांसद का वक्तव्य है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में हमने पिछली बार सरकार बना ली थी, किन परिस्थितियों में वो सरकार गिरी सबने देखा, और वैसा ही ड्रामा राजस्थान में रचने की कोशिश की गई लेकिन हमने पार नहीं पड़ने दी। अब फिर दोनों स्टेट में रिपीट होंगे। चलिए, मध्य प्रदेश में आज सरकार बीजेपी की नहीं मानता मैं, ये खुशी हुई सरकार चल रही है उनकी। वास्तविक सरकार वहाँ कांग्रेस की बनी थी, कमलनाथ के नेतृत्व में बनी थी, जिस सरकार को इन्होंने लोकतंत्र की खिल्ली उड़ा करके हड़पने का काम किया। और मध्य प्रदेश की जनता फिर से कांग्रेस को बहुमत देगी, राजस्थान की जनता फिर से कांग्रेस को बहुमत देगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को और संवैधानिक मूल्यों को साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। हम इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में किसी से भयभीत नहीं है। हम सही बात और जनता की आवाज़ को जो भी मंच मिलेगा उस पर उठाते रहेंगे, जिसमें आप सब भी कंधे से कंधा जोड़ करके हमारे साथ रहें और हम आपके साथ रहें। अच्छे दिन मोदी सरकार तो नहीं ला सकी, लेकिन आशा करते हैं कि लोकतंत्र के अच्छे दिन कांग्रेस के नेतृत्व में आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट नाश्ता हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।